स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। साथियों, एक ऐसा प्रतीक जो दुनिया भर में भारत की पहचान माना गया है, लेकिन उसी प्रतीक के नीचे दबा एक ऐसा विवाद जिसने दशकों से भारत के इतिहास, आस्था और राजनीति को तीनों को एक त्रिकोण में लाकर खड़ा कर दिया है। ताजमहल या तेजो महालय। दोस्तों, अब यह बहस सोशल मीडिया के व्हाट्सएप फॉरवर्ड या टीवी स्टूडियोज की चिल्लाहट तक सीमित नहीं रह गई है। देश की एक बड़ी अदालत के सामने यह मामला दस्तक दे चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जैसे ही यह हेडलाइन फ्लैश होती है, देश दो धड़ों में बढ़ जाता है। एक पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी और भोजशाला की तरह ताजमहल के भी वैज्ञानिक सच को सबके सामने लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। वहीं दूसरे पक्ष ने इसे एक सेटल्ड हिस्ट्री को जबरन विवादों में घसीटने की कोशिश के तौर पर दर्शाया है। तो साथियों, एक विश्लेषक के तौर पर हमारा काम हेडलाइंस के शोर से बहकना नहीं है, बल्कि कानून, इतिहास और पुरातत्व के पन्नों को पलटकर असली सच तक पहुंचना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बौद्धिक और तथ्यात्मक रूप से समझेंगे कि आखिर 6 जुलाई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्या किया, वहां पर ऐसा क्या हुआ जिसने इस दशक पुराने सिविल सूट को एक नया मोड़ दे दिया है। वो ऐतिहासिक दस्तावेज क्या है, चाहे वह मुगलों का आधिकारिक बादशाहनामा हो या फिर बटेश्वर का शिलालेख, जो इस विवाद की कानूनी बुनियाद बन रहे हैं। वास्तुकला के वो कौन से बारीक बिंदु हैं जिन पर E.B. हैवेल और विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने भी सवाल उठाए थे, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कानूनी रूप से यहां पर ज्ञानवापी वाला मॉडल लागू हो सकता है या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहां पर एक बड़ा अवरोध बनने वाला है। तो बिना किसी पूर्वाग्रह के इतिहास और कानून के इस सबसे बड़े टकराव का विश्लेषण शुरू करते हैं। दोस्तों साथियों, सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी को समझना सबसे बेस होता है कि अदालत में हुआ क्या। यह याचिका अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय के नाम से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई। यहां देश के आम नागरिक को कानूनी बारीकी समझना बहुत जरूरी है। मीडिया में आते ही लोग मान लेते हैं कि नोटिस जारी होने का मतलब है कोर्ट ने दावा स्वीकार कर लिया। कानून की भाषा में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम कानूनी सिद्धांत की बात करें तो यहां पर दोस्तों एक शब्द आता है काउंटर एफिडेविट। काउंटर एफिडेविट मांगने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने ताजमहल को मंदिर मान लिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य माना है और वह देश की सर्वोच्च पुरातात्विक संस्था ASI और सरकार का आधिकारिक पक्ष रिकॉर्ड पर लाना चाहती है और देखना चाहती है। अब जब यह मामला सीधे इस बात का फैसला अभी तक नहीं कर रहा है कि इमारत एक मकबरा है या फिर मंदिर है। तात्कालिक कानूनी लड़ाई इस बात पर है कि आगरा की निचली अदालत यानी कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने से इनकार किया था, क्या वह फैसला सही था। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि परिसर का फिजिकल इंस्पेक्शन, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो ताकि उनके दावों को वैज्ञानिक आधार मिल सके। निचली अदालत ने इसे एक फिशिंग एक्सपीडिशन यानी कि बिना ठोस प्रामाणिक सबूत के साक्ष्य खोजने की जो कोशिश है, यह कहकर खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट इसी प्रक्रियात्मक विवाद की समीक्षा कर रहा है और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस केस को बेहद मजबूत और बौद्धिक बहस में बदल देता है। याचिकाकर्ताओं का दावा हवाई केवल नहीं है दोस्तों, उन्होंने इसके पीछे बहुत और बेहद गंभीर ऐतिहासिक संदर्भ कोर्ट में रखे हैं। अब इन ऐतिहासिक स्रोतों को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो सोर्स रखा है वह है बादशाहनामा। बादशाहनामा शाहजहां के आधिकारिक दरबारी अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था और उन्होंने लिखा है कि मुमताज महल को दफनाने के लिए जयपुर के राजा जय सिंह की एक अलीशान हवेली आली मंजिल को अधिग्रहित किया गया था। अब इतना कह देने भर से कानूनी महत्व यह है कि यहां पर यह साबित हो जाता है कि उस स्थल पर
शाहजहां के निर्माण से पहले भी एक भव्य और पहले से मौजूद ढांचा अवेलेबल था। दूसरा जो है महत्वपूर्ण अभिलेख दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है, वो बटेश्वर शिलालेख का है। बटेश्वर शिलालेख आगरा के बटेश्वर में मिला एक प्राचीन शिलालेख है, जिसमें स्फटिक यानी सफेद पत्थरों से बने एक भव्य शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। और यहीं से याचिकाकर्ता इस बात का प्रमाण मानते हैं कि इस क्षेत्र में मध्यकाल से पहले ही भव्य हिंदू स्थापत्य कला मौजूद थी। और तीसरा है विंसेंट स्मिथ का अकबर द ग्रेट मुगल में पूर्व निर्मित भव्य निर्माण इमारत का समर्थन। प्रसिद्ध इतिहासकार ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में पुष्टि की है कि शाहजहां ने मकबरे के लिए जयपुर के राजाओं से एक अत्यंत भव्य इमारत को ले लिया था। मुगलों के दावों से अलग एक स्वतंत्र और तीसरे पक्ष के इतिहासकार का यह समर्थन दिखाता है कि याचिकाकर्ताओं की बात में तो कुछ दम तो है। अब अगर इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको एक और नजरिए से देखते हैं, और वो नजरिया है वास्तुकला का, यानी आर्किटेक्चर का। तो यहां पर भी ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं जो हमारे यहाँ के आम जनमानस से लेकर बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचने में मजबूर करते हैं। एक विश्लेषण है ईवी हैवेल का। साथियों, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल रहे ईवी हैवेल जो हैं, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन आर्किटेक्चर में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने लिखा था कि ताजमहल का जो मूल लेआउट और आत्मा है वह विशुद्ध मध्य एशियाई और इस्लामिक वास्तुकला से मेल नहीं खाती है, बल्कि यह पारंपरिक हिंदू शिल्पशास्त्र के सिद्धांतों जैसे विश्वकर्मा प्रकाश पर आधारित है। शिल्पकला और परंपरा के आधार पर याचिकाकर्ता कुछ तीखे सवाल भी उठाते हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है नदी के तट का। देखिए दोस्तों, पारंपरिक रूप से भारत में घाट और मंदिर नदियों के किनारे बनाए जाते थे, रिवर फ्रंट पर बनाए जाते थे, ताकि जलाभिषेक और शुचिता बनी रहे। क्या मध्यकाल के मकबरों के लिए नदी का किनारा पहली पसंद होता था? दूसरा, कलश और कमल का प्रतीक। ये जो दूसरा रीजन दिया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जो कलश है, उसकी बनावट में आम की पत्तियां और नारियल के आकार का ढांचा दिखाई देता है, जो सनातन संस्कृति के पूर्ण कलश का प्रतीक है। तीसरी बात है आंतरिक संरचना की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिक संरचना में आप देखिए, क्या किसी पारंपरिक इस्लामी मकबरे में कई मंजिला बंद कमरे, प्रदक्षिणा पथ जैसी संरचनाएं या परिसर के भीतर प्राचीन काल से चली आ रही गौशालाएं जैसी जगहें देखी गई हैं? इन प्रतीकों को इतिहासकार केवल सांस्कृतिक प्रभाव मान सकते हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रभाव नहीं बल्कि मूल संरचना का हिस्सा है, जिसमें बाद में परिवर्तन किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि क्या ताजमहल में ज्ञानवापी या भोजशाला की तरह जो सर्वे है वो किया जा सकता है? ASI का सर्वे किया जा सकता है? राजनीतिक नैरेटिव में यह तुलना बहुत आसान लगती है, लेकिन कानून की कसौटी में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो साथियों, आज की स्थिति बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, इसको समझिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंतिम फैसला जो बात कही है, वो कोई अंतिम फैसला नहीं है। उन्होंने ना ही ताजमहल को मंदिर घोषित किया है, लेकिन देश के सबसे बड़ी राज्य की अदालत ने इस विवाद को एकेडमिक मानकर खारिज करने के बजाय सरकार और पुरातत्व विभाग को कटघरे में बुलाकर जवाब मांग लिया है। अब यह लड़ाई सिर्फ आस्था की नहीं रह गई दोस्तों। अदालतों में आस्था से ज्यादा दावों, दस्तावेजों, प्रक्रियाओं और सबूतों की परीक्षा होती है। और ये दो बड़े कानूनी पेज समझिएगा। पहला पेज है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 का, और दूसरा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन ताजमहल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो ASI के अधीन है, इसीलिए इसकी कानूनी व्याख्या ज्ञानव्यापी से अलग हो सकती है। दूसरा, 2022 के
जो एक न्यायिक पूर्ववित्त था, प्रेसिडेंट था, वो आपको शायद मैं याद दिला दूं। आपको याद होगा 2022 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। तब अदालत ने एक बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप इतिहास पर जो रिसर्च है वो कोर्ट रूम में बैठकर नहीं कर सकते, इसके लिए यूनिवर्सिटी जाइए, और उस याचिका को कोर्ट ने तत्काल खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार नया है। इस बार नया क्या है दोस्तों? इस बार मामला एक पीआईएल के रूप में था, जबकि पिछली बार जो मामला था वो एक पीआईएल का मामला था। इस बार मामला 2015 से चल रहे एक नियमित सिविल सूट की प्रक्रियात्मक अपील का है, इसीलिए कोर्ट इसको पूरी गंभीरता से सुन रहा है। अब यहां पर एक बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने भी आता है दोस्तों कि क्या राष्ट्रों को अपने विवादित और उलझे हुए इतिहास को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक और पुरातात्विक सच का सहारा लेना चाहिए ताकि सदियों पुराना गतिरोध हमेशा के लिए खत्म हो सके, या फिर ऐसी मांगे हमारे संरक्षित स्मारकों को एक अंतहीन कानूनी मुकदमेबाजी के भंवर में ढकेल देंगी? इस पूरे घटनाक्रम पर, मुगलों के बादशाहनामा के उन सबूतों और हाई कोर्ट के इस कदम पर आपकी बौद्धिक राय क्या है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी बात पूरी शालीनता और तथ्यों के साथ जरूर रखिएगा। अगर आपको यह गहन, निष्पक्ष, कानूनी, ऐतिहासिक विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। समसामयिक और संवैधानिक विषयों की ऐसी ही गहरी समझ आपको हमारे वीडियोस में मिलती है। अब मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और स्टडी आईक्यू से जुड़ना चाहते हैं, उनका माध्यम हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस आज से शुरू हो रहे हैं, और इसमें सबसे खास बात यह है कि हमारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटोरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। 18 बुक का सेट आपके घर पर भेजा जाएगा और रेगुलर क्लासेस और टेस्ट भी होंगे। इन सब की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, उन्हें भी जरूर देखिएगा। और कोर्स को खरीदने से पहले यदि आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यह कोड आपको बहुत ही अच्छा सा डिस्काउंट भी दिलवाएगा हमारे हर एक कोर्स पर। यह फैकल्टी कोर्स है और कोड है। इसके साथ साथ जो बच्चे हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।